What is the importance of early detection in these stages? सो कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, ये हम सब जानते हैं कि अगर लंग कैंसर के लिए कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। I'm very glad to hear all of this. और मुझे लगता है जो आपने पॉइंट बोला कि हम हाइपरटेंशन डायबिटीज़ को भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि हैं वो भी क्रॉनिक यस, डिजीजेज ही। दैट ऑल्सो किल्स। स्टेज 4 तो लास्ट स्टेज होती है जिसमें मेटास्टेसिस हो जाता है। लंग से डिसीज़ लिवर जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, बोन्स में जा सकती है, या लोकली ही दूसरे लंग्स में भी चली जाती है। सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल दैट स्टेज 4 हो गया, नहीं अभी तो कुछ करना नहीं है, करने बहुत कुछ करने जैसा है। और क्योंकि हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी बायोप्सी के नाम से बहुत डर जाती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बायोप्सी से शुरू होता है। आज भी मुझे पेशेंट ने पूछा, सर बायोप्सी करेंगे तो तेजी से बढ़ेगा कैंसर? सो दिस इज द बिगेस्ट मिथ एंड यस, आई सेड यस। So, sir, we would like to start with like a myth busting thing, wherein I would like to tell our audience कि इंडिया में 30 to 40% people जो smoke करते हैं, half of them don't even get lung cancer, and yet we believe that that's one of the biggest causes of lung cancer. So, do you want to address कि how is it like this, that is it just non-smokers या smokers भी हैं जिनको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, ये तो बहुत वेल नोन फैक्ट है, आज से नहीं पिछले 50-60 सालों से, कि अगर लंग कैंसर के लिए कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। एंड जब से स्मोकिंग रेट्स जिस प्रांत के ज़्यादा होते हैं, जिस देश के ज़्यादा होते हैं, वहाँ लंग कैंसर ज़्यादा मिलता है। लेकिन सिर्फ स्मोकिंग नहीं है जो कैंसर कॉज करती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे नॉन स्मोकर्स हैं, उन्हें भी कैंसर पाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जो स्मोक करते हैं 100% सारे लोगों को कैंसर होगा, बिकॉज स्मोकिंग हम कैंसर कराने के लिए तो नहीं करते। ऑब्वियसली उसका एक साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट या जो एक क्रॉनिक इरिटेशन लंबे समय तक जो चलता है, कुछ लोगों के जेनेटिक्स पे ऐसा इफेक्ट करता है कि उनको कैंसर हो जाता है। तो ये एक परसेंटेज वाली चीज़ है। आपका कैंसर की रिस्क बढ़ती है अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो कैंसर की रिस्क उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कम होती है, बट वो ज़ीरो नहीं होती है। तो बट स्टिल इट इज अ साइन कि छोड़ देना चाहिए एज सून एज ऑब्वियसली देखो, पॉसिबल। नॉट ओनली दैट, स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। पहले के इसमें तो ये कहा जाता है कि 70-80% कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अब ऐसा है, स्मोकिंग छोड़ के भी दूसरे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़े तौर पे आ चुका है। पैसिव स्मोकिंग, जो स्मोक नहीं करते पर हाउस होल्ड में कोई स्मोक करता है, तो उसकी वजह से जो कॉन्स्टेंट एक एक्सपोजर होता है टोबैको को, ये सारी चीज़ें जो है, ये इनके कारण भी कैंसर होने लग गया है। तो स्मोकिंग इटसेल्फ जो कैंसर पहले बहुत बड़े प्रमाण में कॉज करता था, वो इफेक्ट थोड़ा डाइल्यूट ज़रूर हुआ है। बट अब जैसे कोई स्मोकर है, उसे कैंसर हुआ, तो लोगों ने इस हद तक स्टडी कर रखी है कि अगर हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कीमोथेरेपी दे रहा हूँ या टारगेट थेरेपी दे रहा हूँ या इम्यूनोथेरेपी दे रहा हूँ, और पेशेंट स्मोक करते जा रहा है, तो वो दवाई का उतना अच्छा असर नहीं आएगा। हो सकता है कि रिस्पॉन्स ही ना आए किसी दवाई का, ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक कंक्लूसिव एविडेंस है हमारे पास में रिसर्च के ऊपर से। इसलिए स्मोकिंग शुड बी कंडेम्ड फॉर बिकॉज इट्स अ रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो अगर किसी को लंग कैंसर है, तो उसने तो स्मोकिंग बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वो दवाई का फिर इफेक्ट नहीं आएगा और ट्रीटमेंट भी इनफेक्टिव हो जाएगी। करेक्ट। तो एज आपने मेंशन किया कि अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग आजकल बहुत सारी देर आर अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और हम आजकल AQI के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इंडिया में दिल्ली, बॉम्बे, ये एरियाज़ में तो AQI इज ऑफ द रूफ। तो डू यू थिंक दिस इफेक्ट्स द regular citizens as well, and to what extent? Yeah, obviously. It is just like having cigarettes. If you are in a polluted environment, आप बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में है, तो वो स्मोकिंग के इक्विवेलेंट ही एक्सपोजर ऑलमोस्ट हो जाता है। सो बहुत सीरियस मैटर है। ना सिर्फ कैंसर, बल्कि और बहुत सारी लंग रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ होती हैं, जिनको ऑलरेडी लंग्स की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ है, उनके लिए ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इवन स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। सो इट्स हाई टाइम कि हमें इसे एड्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, हमें भी खुद स्टेप्स लेने चाहिए पॉल्यूशन कम करने के लिए, या अपना एक्सपोजर कम करने के लिए पॉल्यूशन को। वो एक रिस्क फैक्टर तो है ही। तो लाइक यू हैव मेंशन्ड कि हमारे यहाँ पे
पोल्यूशन के कारण देर मस्ट बी अदर डिजीजेज, मतलब सीओपीडी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि अभी अब मुझे नॉर्मल कफ हो रहा है या फिर दिस माइट बी अ साइन टू समथिंग बिगर लाइक लंग कैंसर फॉर एग्जाम्पल? राइट। सो लंग क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। सो अगर वहाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो उसको सरफेस में आने को वक्त लगता है। कॉमनेस्ट सिम्टम इसके वैसे ही होते हैं, जैसे कॉफ है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, और जैसे आपने रेस्पिरेटरी डिसीज बताया, आस्थमा, सीओपीडी, इसमें भी यही ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। बट ये जो सिम्टम्स होते हैं आस्थमा, सीओपीडी के, उसके लिए भी हम डॉक्टर के पास जाते ही है। एंड ये एक रिवर्सिबल चीज़ें हो जाती है। कुछ ऐसा कॉफ, ऐसी खांसी होना या ऐसा ब्रेथलेस जो रिवर्स नहीं हो रहा है कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद में, और उसके साथ ही अगर खांसी में अगर ब्लड आ रहा है, जिसको हम हेमोप्टाइसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो बहुत सीरियस मैटर है। तो कोई भी क्रॉनिक चीज़, क्रॉनिक कॉफ, क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस या स्पुटम में ब्लड आना बार बार, दिस शुड रेज द अलार्म, स्पेशली इन अ स्मोकर, स्पेशली समवन हु इज़ एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल। सो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और तभी हम कुछ इमेजिंग करके, कुछ टेस्ट करके सटीक तरीके से बता सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। एंड एनीवेज आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सारा इवैल्यूएशन आपका करेगा ही। तो एक आपने मेंशन किया है कि क्रॉनिक टाइमलाइन ऑफ कफ होगा। चलो, आई बिलीव कि ब्लड इन स्प्यूटम थोड़ा लेटर इन यस। द डिजीज प्रोग्रेशन होगा, बट ये जो क्रॉनिक टाइमलाइन है, कभी कभी भी इग्नोर इट, हम नज़रअंदाज कर देते हैं उसको, कंसिडरिंग कि पोल्यूशन है, ये है, वो है। तो व्हाट टाइमलाइन वुड यू सजेस्ट आवर ऑडियंस इज आइडियल टू विजिट अ डॉक्टर? राइट। कोई भी कफ जो इरिटेट कर रहा है फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ और सो 4 to 6 weeks, इट शुड बी टेकन सीरियसली। एंड कोई भी कॉफ नॉर्मल नहीं होता। हर कॉफ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। कुछ लोगों को एलर्जिक चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के लिए एस्थमा है, सीओपीडी है, इसका कुछ प्रमाण बढ़ जाता है, या कैंसर भी जो होता है अल्टीमेटली, जैसे आपने कहा कि ब्लीडिंग होते होते टाइम हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार अर्ली स्टेज में भी, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। अगर वो सेंट्रल ज़्यादा है तो वहाँ पर हिमोप्टाइसिस या ब्लड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पेरिफेरल है तो शायद कभी आएगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ कॉफ करके प्रेजेंट करेगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके प्रेजेंट करेगा। एंड विथ अ स्पेसिफिक हिस्ट्री, आपको अपने फिजिशियन के पास में ज़्यादा समय 4 से 6 हफ्ते तक अगर कोई भी परसिस्टेंट सिम्टम चल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि 4 to 6 weeks वुड बी एन आइडियल टाइम कि आप विज़िट कर लीजिए। अब आइडियली अगर कोई विज़िट करता है तो, एंड किसी को अगर डाउट है, दैट वी वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट वुड बी द टिपिकल जर्नी ऑफ कैंसर डायग्नोसिस। लाइक बहुत लोगों को डाउट रहते हैं कि एक्सरे किया जाएगा या सीटी स्कैन, लाइक हाउ वुड इट प्रोसीड? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है और पेशेंट की एज क्या है, कितना। जैसे कैंसर इज़ अ डिसीज़ ऑफ एजिंग। आफ्टर 55-60 ईयर्स ऑफ एज कैंसर्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं। यंग एकदम पेशेंट है तो उसमें ऑब्वियसली कैंसर का प्रमाण कम रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आई हैव सीन लंग कैंसर एज यंग एज 20 ईयर्स एंड आई एम ट्रीटिंग वन ऑफ देम राइट नाउ। बट ये एवरेजेस की बात है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी सिम्टम लेके, तो सिम्टम का प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे सिर्फ कॉफ है तो चेस्ट एक्सरे इज़ बेयर मिनिमम। बट अगर साथ में पेशेंट स्मोकर भी है, एज भी ज़्यादा है, कुछ अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, तो एक सीटी स्कैन, सादा एक लो डोज सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें हम पकड़ लेते हैं कि कोई ऐसी सस्पिशियस गठान है क्या। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो फिर उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमें एक नीडल डालकर उसकी बायोप्सी करनी होती है। इंडिया में आज भी जब हम बैठे हैं, हम लंग कैंसर और इसका प्रमाण बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, सब कहते हैं, बट आज भी इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत कॉमन कॉज है। कॉफ का, ब्लड इन स्पूटम का, ये सारे सिम्टम्स, इवन लो ग्रेड फीवर लोगों को कई दिनों तक रहता है, तो ये कॉमनेस्ट कॉज आज भी टीबी है। सो पहले ऐसा होता था जब अवेयरनेस नहीं था कि बहुत सारे हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं इनको भी एज अ टीबी पेशेंट देखा जाता था, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट भी स्टार्ट की जाती थी। बट अभी जैसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया, अभी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है टेस्ट करने के लिए, जैसे सीटी स्कैन्स, बायोप्सी, पेट सीटी स्कैन्स। तो ये सारी चीज़ों के बाद में थोड़ा तो डेमोग्राफिक चेंज मुझे भी लग रहा है कि जो इंसिडेंस वाइज लंग कैंसर हम जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं, ज़्यादा पिकअप कर पा रहे हैं और ट्रीटेबल स्टेज में पिकअप कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो क्योंकि हमने सीटी स्कैन्स और एक्सरे के बारे में अभी थोड़ा समझा है, तो
लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्पेसिफिकली इन इंडिया, इंटरनेशनली अगर मैं बोलूँ तो फिर भी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन पेशेंट्स, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिर्फ सीटी स्कैन कराना है या सिर्फ एक्सरे कराना है, एंड मोर सो थोड़ी रूरल पॉपुलेशन आती है तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं। तो वुड यू एडवाइज बोथ टेस्ट्स इन केस यू फील दैट देर इज सम सस्पिशन, और जस्ट वन इज इनफ? देखिए, ये तो आपके सिम्टम पे और रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल हमारी गाइडलाइंस है, जिसमें एक लो डोज ऑफ सीटी स्कैन सभी पेशेंट में ईयरली बेसिस पे किया जाता है आफ्टर द एज ऑफ 45-50 ईयर्स। सो ये एक हाई रिस्क पॉपुलेशन है, अलग सब ग्रुप है, सबके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। जो एक क्रॉनिक स्मोकर है एंड जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमें एज अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, अब स्क्रीनिंग एज अ रूल इज डन इन हेल्दी पॉपुलेशन ऑल्सो, करेक्ट। राइट। तो वो एक चीज़ है। और लो डोज सीटी हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल है, जिसमें रेडिएशन बहुत कम जाता है और काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, किस में एक्सरे करना है, किस में सीटी करना है, आई थिंक बेटर ये आप अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन पे छोड़ दें तो बेटर रहेगा। लेट हिम डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड ऑल। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जो दूसरे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे किसी को हाई ग्रेड फीवर के साथ में कफ आ रहा है तो वो निमोनिया हो सकता है, काफ़ी बड़ा चांस है। किसी को लो ग्रेड फीवर के साथ में लंबे समय तक चल रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ा चांस है। उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करना, उसके लिए स्पूटम टेस्टिंग ट्यूबरक्लोसिस के लिए सिंपलेस्ट ऑफ द टेस्ट, एंड यू कैन रीच द डायग्नोसिस। एंड ये सब चीज़ों पे भी अगर डायग्नोसिस नहीं बन रहा है तो फिर सीटी स्कैन तो ऑब्वियसली मैंडेटरी हो ही जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे स्पूटम का टेस्ट करना, चेस्ट एक्सरे करना, ये सारी चीज़ों से शुरुआत की जाती है। और क्योंकि हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी बायोप्सी के नाम से बहुत डर जाती है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है ये बायोप्सी, अगर आपको फिगर आउट हुआ है सीटी स्कैन में कि देर आर चांसेस ऑफ लंग कैंसर, और हमारे कंट्री में कितने सेफ मेथड्स अवेलेबल हैं Right. to do a lung biopsy? So lung biopsy obviously is not a very easy thing because lung एक sensitive organ है, internal organ है। पहले काफ़ी difficult माना जाता था इस चीज़ को, एंड बायोप्सी को लेके बहुत सारे मिथ्स भी है। एवरीवन नोज कि बायोप्सी करना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली बिना बायोप्सी के आज तक कोई कैंसर डायग्नोज ही नहीं हुआ। कैंसर डायग्नोसिस जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, जहाँ मैं ट्रीटमेंट चालू कर सकता हूँ, वो बायोप्सी प्रूवन कैंसर को ही हम ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए बायोप्सी इज़ मैंडेटरी फॉर डायग्नोजिंग कैंसर। नाउ हाउ इट कैन बी डन डिपेंड्स। बेसिकली आप अपने पल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर सेंट्रल ट्यूमर है, बीच में अगर ट्यूमर है, नियर है, सो वो ब्रोंकोस्कोप जो एक नली होती है वो डाल करके आराम से वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, एंड उसको माइक्रोस्कोप में देख कर अगर उसमें कैंसरस सेल दिख रहा है तो दैट इज़ डन। सेकेंड, अगर पेरिफेरल लीजन है, अगर दूर है सेंट्रल एयरवे से जहाँ अपना स्कोप नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन पेरिफेरल है, तो बाहर से सीटी स्कैन में देखकर सीटी गाइडेड बायोप्सी एक बारीक सी नीडल जाती है और वो उसका एक अच्छा सा चंक निकाल लेती है, जिससे हम डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। अब ये दोनों ही प्रोसीजर एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर सारे रिसोर्सेस है वहीं पे कराना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट तो हर चीज़ का होता है। एंड जितने स्किल्ड और जितने अच्छे सेंटर में आप ये कराएंगे जहाँ पे रूटीन में सारी चीज़ें होती हैं, सो वहाँ उतना ही कॉम्प्लिकेशन रेट इसका कम रहता है। बट ऑल सेड एंड डन, अभी तक बिना बायोप्सी के कोई कैंसर आज तक प्रूव हुआ ही नहीं है, क्योंकि विल कम टू इट लेटर कि कैंसर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स के हिसाब से ट्रीटमेंट टोटली अलग होती है। तो कोई स्कैन देख के या पेट स्कैन देख के, एमआरआई देख के हम कैंसर का इलाज कर ही नहीं सकते जब तक बायोप्सी में, माइक्रोस्कोप में हमें किस प्रकार का कैंसर है वो समझ ना आ जाए। तो मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज बायोप्सी इन्वेजिव है दैट डजंट मीन कि इट इज़ डेंजरस। Yes. क्योंकि कुछ इन्वेजिव टेस्ट पे लोगों को लगता है कि दे आर गोइंग टू डू अ सर्जरी या फिर कुछ Right. कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो आई थिंक वो हम क्लियर करें कि इट्स नॉट एन इन्वेजिव Yeah. डेंजरस टेस्ट। इट इज़ नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली द पाथवे गोज थ्रू दैट ओनली, वहीं से जा करके हमें वो निकालना है। एंड जैसे मैंने कहा, अगर हमें एप्रीहेंशन है कि ब्रोंकोस्कोपी कैसी होगी, तो हमें एक स्किल्ड ब्रोंकोस्कोपिक जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन है उसके पास जाना चाहिए, जो वेल वर्स्ड है उस चीज़ में, बायोप्सी निकालने में। इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट हम कहते हैं उनको। अगर सीटी स्कैन से निकालना है तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वाले एक होते हैं लोग, जो रेडियोलॉजिस्ट जो उसी चीज़ में स्पेसिफाई करते हैं, तो आप उनके पास में जा सकते हैं, एंड वो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से आपका निकाल देंगे विद द लीस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। करेक्ट। तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, अर्ली डिटेक्शन की बात भी आई थिंक करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
इन रियलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना जल्दी कोई कैंसर पकड़ा जाए या कोई भी डिजीज़ फॉर दैट मैटर सॉल्व हो जाए, इट विल बी बेनिफिशियल. तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन कैंसर पर्टिकुलरली, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें एक लेवल सिस्टम होता है वेर इन देर आर डिफरेंट स्टेजेस, स्टेज 1 2. ये हमने हमेशा मूवीज़ में या सीरियल्स में तो हमारी मदर्स पर्टिकुलरली सुनती हैं. तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन इन दीज स्टेजेस? राइट, सो कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, ये हम सब जानते हैं. एंड ये अवेयरनेस के लिए पहले हम पिछले 50 सालों से यही बात सबको बता रहे हैं कि अगर जल्दी हम पकड़ लें, जल्दी अपने सिम्टम पे ध्यान दें और अगर हम डायग्नोसिस भी जल्दी रीच कर पाएँ. जैसे कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, 1 2 3 एंड 4. सिंपल लेमन टर्म्स में 1 यानी बहुत छोटा ट्यूमर, जो लंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा ट्यूमर जो कहीं और फैला नहीं है, कहीं लिम्फ नोड्स वगैरह में भी नहीं गया है, दैट विल बी स्टेज 1. स्टेज 2 थोड़ा सा उससे बड़ा ट्यूमर जो अपने साइड के ही 1-2 लिम्फ नोड्स में गया हुआ है, उसे हम स्टेज 2 तक कहेंगे. स्टेज 3 को हम थोड़ा एडवांस्ड मानते हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. यानी इसमें और बड़ा ट्यूमर जो आपके दूसरे साइड के नोड्स में चला गया है या फिर दूसरे लोब में चला गया है लंग के, उसे हम स्टेज 3 तक बोलेंगे. और स्टेज 4 तो लास्ट स्टेज होती है जिसमें मेटास्टेसिस हो जाता है. लंग से डिसीज़ लिवर जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, बोन्स में जा सकती है, या लोकली ही दूसरे लंग्स में भी चली जाती है. तो यानी उसको हम स्टेज 4 कहते हैं. ऐसे 4 स्टेजेस हैं. अब क्योर का रेट बिल्कुल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहता है कि स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा क्योर रेट है, स्टेज 2 में थोड़ा सा उससे कम है, फिर भी बहुत अच्छा क्योर रेट है स्टेज 1 और 2 में. स्टेज 3 से क्योर रेट बहुत ज़्यादा मार खाना चालू कर देता है क्योंकि एडवांस हो जाती है डिसीज़, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होकर लिम्फ नोड में जा रही है. स्टेज 4 में ब्लड के थ्रू स्प्रेड होकर के दूसरे ऑर्गन में जा रही है. सो फिर वहाँ पर लोकल थेरेपीज जो कहते हैं, जैसे सर्जरी एज ओल्ड टेक्निक है कैंसर के क्योर की, हर कोई जानता है. लेकिन उसकी जो कारगरता है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही बहुत ज़्यादा है. एक बार उसके बाहर चला गया स्टेज 3 स्टेज 4 में, तभी भी सर्जरी करते हैं हम डेफिनेटली, लेकिन फिर उस ट्यूमर को थोड़ा सा श्रिंक करके, छोटा करके, सर्जरी के दायरे में ला करके किया जाता है. एंड स्टेज 4 में तो सर्जरी का एक्चुअली क्यूरेटिव रोल उतना ज़्यादा है नहीं. इसमें जो सिस्टमिक थेरेपीज़ है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, वो हम काफ़ी उसमें प्रोग्रेस हुई है. एंड लंग इज़ अ बेसिकली सक्सेस स्टोरी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बिकॉज हमारे पास में आज बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम स्टेज 4 इवन स्टेज 3 को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके सालों साल पेशेंट को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं. करेक्ट. तो अब हम क्योंकि सक्सेस ऑफ लंग कैंसर के टॉपिक पे आ चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि हमारी जनरेशन पर्टिकुलरली ये वर्ड्स उठाती है. तो हमारे उसमें एक बज़वर्ड है विच इज़ प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी. सो ये पेशेंट्स के लिए एक्चुअली में है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी? देखिए, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी इज़ नथिंग बट अ फैंसी टर्म फॉर पर्सनलाइजेशन ऑफ थेरेपी. हर एक पेशेंट वन साइज फिट्स ऑल, ये फैक्ट कहीं पर भी नहीं है. सब जगह हर एक इंडिविजुअल जो होता है, खासकर व्हेन इट कम्स टू कैंसर, सो एवरी कैंसर इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबका एक जेनेटिक मेकअप अलग सा होता है. तो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम ट्यूमर को देखेंगे. ट्यूमर जैसे मैंने बोला बायोप्सी तो ज़रूरी है, उसमें उसका डीएनए स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, वहाँ कहाँ खराबी हुई है, किस जगह पे खराबी हुई है जिसकी वजह से ये ट्यूमर डेवलप हुआ है, वो पता किया जाता है. और फिर इसको किस प्रकार से बेस्ट ट्रीट किया जा सकता है. स्पेशल ड्रग्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं. टारगेट थेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी भी कंबाइन की जा सकती है. इम्यूनोथेरेपी एक नया चीज़ आया हुआ है जो कि अगेन एक बहुत बड़ा इसने डिफरेंस किया है क्योर रेट्स में, प्लस जो स्टेज 4 के पेशेंट्स हैं उनको एक लंबी अच्छी लाइफ देने में. तो ये सारी चीज़ें प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के अंदर आती है, जो कि एक इंडिविजुअलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन का मैटर है विथ द सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो अभी नए आ गए हैं. यानी सन 2000 के बाद में ये जो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी है ये बहुत फास्ट ग्रो हुआ है. इसलिए ग्रो हुआ है क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ गया है. पहले ये माना जाता था 1970 या उसके पहले कि ज़्यादातर कैंसर वायरस के थ्रू होते हैं. करेक्ट. हाँ, ठीक है. एक कोरिलेट ही कर देते थे वो उसको. बाद में फिर समझ में आया कि वायरस से होते हैं कैंसर, लेकिन बहुत कम होते हैं. जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस से लिवर कैंसर होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्विक्स कैंसर होता है. बाकी हर कैंसर में इन्होंने वायरस ढूंढना की कोशिश की, नहीं ढूंढ पाए. सो फिर वायरल थ्योरी ऑफ कैंसर
काफ़ी हद तक कोलैप्स हो गई। उसके बाद में आया जीन थ्योरी ऑफ कैंसर, यानी ये जो कैंसर है दैट इज़ इन एसेंस अ जेनेटिक डिसीज। एक जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कुछ अगर डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर होता है, विच इज़ वेरी ट्रू। तो उसके बाद में हमने जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2000 में आया और हर एक का हम जीनोम स्टडी करने लगे, सो फिर और नॉलेज बढ़ने लगा कि हाँ ये म्यूटेशंस है, मार्कर्स है, इसकी वजह से ये सेल्स अलग सा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे अगर हम अटैक करें सिर्फ, दैट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक एक्चुअली। इसको हम मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि सिर्फ जा करके उसको मारे, सेल्स को मारे जो खराब है, और बाकी सब सेल्स को स्पेयर कर दें। एंड इससे सक्सेस भी मिली है, काफ़ी सक्सेस मिली है, बट वो भी कंप्लीट सक्सेस नहीं बोल सकते। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक कैंसर कंट्रोल में रहता है हमारे टारगेटेड थेरेपीज से। फिर कभी ना कभी कैंसर के सेल्स जो होते हैं लाइव सेल्स होते हैं, तो इनका एक नेचर होता है एडेप्टेशन का। ये अडेप्ट ऐसा कर लेते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और डिस्पाइट वो ड्रग हम दे रहे हैं टारगेट थेरेपी, फिर भी कैंसर के सेल डेवलप होना चालू हो जाते हैं, रेजिस्टेंस करके प्रोग्रेस करना चालू कर देते हैं। तो उसे कैसे हम डील करेंगे, रिसर्च इस पे चल रही है। तो फिर से बायोप्सी की जाती है, फिर से वो जो चेंजेस है उसको देखा जाता है, उस पर कुछ हम अटैक कर सकते हैं क्या। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है इम्यून थियोरी ऑफ कैंसर, यानी जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक चेंजेस ये हर किसी की बॉडी में होते हैं, बट सबको कैंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंसर डायरेक्टेड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक इनेट इम्यूनिटी होती है जो कैंसर के जो भी सेल्स ऐसे डिवाइड होते हैं और कैंसरस बनने की कोशिश करते हैं उनको एलिमिनेट करती जाती है। कैंसर तभी होता है जब ये सेल्स इतने स्मार्ट हो जाते हैं किसी एक इम्पैक्ट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से कि ये इस इम्यूनिटी को बाईपास कर लेते हैं। या तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे कि HIV पेशेंट्स में देखा गया, जब ज़्यादातर HIV पेशेंट्स को अलग अलग प्रकार के कैंसर पाए गए उनमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में, तो बेसिक फीचर वही था कि उनकी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ HIV कम हो गई थी एंड देन कैंसर टुक एन अपर हैंड। सिमिलर कुछ पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इम्यूनिटी इतना वेग टॉपिक है कि हर इंसान की हम इम्यूनिटी चेकअप करके उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि इसका इट इज़ जस्ट टू कॉम्प्लेक्स अ फिनोमेना। बट जो अभी थ्योरी प्रिवेल कर रही है और जिस बेसिस पे हमने इम्यूनोथेरेपी डेवलप किया है और इससे इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए हैं, वो यही थ्योरी है कि अगर हम हमारी इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर लें, कैंसर डायरेक्टेड इम्यूनिटी को, तो शायद कैंसर को हम जड़ से भी निकाल के फेंक सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे, तो डू यू थिंक कि कोविड के टाइम पे कैंसर केसेस में राइज हुआ था कंसिडरिंग कि इम्यूनिटी बहुत इम्पैक्ट हुई थी, या लोगों ने उस टाइम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के हर नुस्खे ट्राई किए थे तो मे बी कम हुए हो कैंसर के सो रेट्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब उसका परफेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि क्या है, यस इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ा हुआ था, क्योंकि तब आपको ही पता होगा कि होल पॉपुलेशन अंडरवेंट अ सीटी स्कैन। करेक्ट। छाती का सीटी स्कैन ऑलमोस्ट हर किसी का हो गया, हर घर में हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एक स्क्रीनिंग हो गई पॉपुलेशन की। जो अर्ली स्टेज कैंसर नहीं पकड़े जाते थे वो सारे के सारे एक प्रोट्रैक्टेड टाइम पीरियड में पकड़े गए अर्ली स्टेज। तो उस वक्त पे यस इंसिडेंस जरूर बढ़ा, लेकिन दैट वाज बिकॉज ऑफ मोर सीटी स्कैन्स बीइंग कंडक्टेड एंड अर्ली स्टेज कैंसर काफ़ी मिले उस वक्त पे, लेट स्टेज भी मिले। अब ये एक थ्योरी है कि उसकी वजह से इम्यूनिटी इम्पैक्ट हुआ और कैंसर रेट बढ़ गया, जैसे ये थ्योरी कि उसके कारण हार्ट अटैक्स बढ़ गए। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है। कैंसर कोरोना इटसेल्फ वाज ए एनिग्मेटिक वायरस एंड दैट वाज अ वेरी बैड एंड सैड पीरियड फॉर होल ह्यूमैनिटी। बट ऐसा सारा कुछ उसको ब्लेम करना कि उसकी वजह से इम्यूनिटी खराब हो गई इसलिए कैंसर बढ़ गया, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। वन ऑफ इट वाज दैट सबका स्कैन हुआ और छुपे हुए बहुत सारे कैंसर जो नहीं दिख सकते थे वो भी पकड़े गए। सो इन अ वे बहुत सारे तो हमें अर्ली स्टेज मिला उस वक्त पे, लंग कैंसर स्पेसिफिकली, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स वगैरह जो बड़े होने के बाद सिम्टम के बाद में पकड़े जाते, जो स्टेज 3 स्टेज 4 में नॉर्मली मिलता है। आज भी लंग कैंसर जो है मेजॉरिटी स्टेज 3 स्टेज 4 में पकड़ा जाता है, क्योंकि जब तक सिम्टम आते हैं वो फैल चुका होता है। इतना छोटा सा नोड्यूल लंग के किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो वो उस वक्त पे बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इमेजिंग, और अभी क्या है ओवरऑल सीटी स्कैन एंड ऑल हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें ये जल्दी पकड़ में आ रहा है और इंसिडेंस बढ़ रहा है। प्लस एज आई सेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें प्ले कर रही है। कैंसर अल्टीमेटली इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़ एंड उसकी वजह से स्मोकिंग अगेन एक लाइफस्टाइल हैबिट है, मॉडिफाइबल हैबिट है। एंड पॉल्यूशन अगेन, हम कहाँ रहते हैं, हम हमारा एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड है वो एक चीज़ है, हमारा एक्सपोजर कैसा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, उस पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। किसी एक फैक्टर को हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते।
बट देन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि चलो कोविड का एक सिल्वर लाइनिंग हुआ कि हमारे डायग्नोसिस या ये ऑफ डायग्नोसिस बढ़े कैंसर, उस वक्त पे, डेफिनेटली ये तो मैं मानूंगा। और ये तो बहुत सारे डिजीज़ मैंने देखा है कि डिजीज़ हैं, प्रेवलेंस है, डिजीज़ बर्डन भी है, बस बिकॉज इंडिया में हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है प्रॉबेबली, तो इसलिए वो डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जाके टेस्ट करा लेना चाहिए। तो जो आपने ये बात बोली कि वन साइज ऑल फिट काइंड ऑफ अ थेरेपी, ये अभी इंडिया में कितने अप्रोक्सीमेट हॉस्पिटल्स में या फिर कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा जो लोग टेस्ट करा पाएँ और आगे ट्रीटमेंट करा पाएँ? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि ये तो अभी गाइडलाइंस में आ गया है कि हमें हर पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। अब कुछ जैसे कैंसर सेंटर्स होते हैं, डेडिकेटेड कैंसर, जैसे हमारा एक भी सेंटर है कि हमारा एक अलग से एक डेडिकेटेड कैंसर विंग है पूरा। तो वहाँ पर हम इस चीज़ की पूरी केयर लेते हैं कि हर एक को पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज थेरेपी दें एंड उसकी जड़ तक पहुँचे और उसके बाद में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चालू करें। सो metro city like Mumbai, it should not be a problem for anyone to find this kind of a precision oncology guided treatment. In fact ये तो guidelines में ही है कि हमें लंग कैंसर स्टेज 4 अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो बिना ये जो स्पेसिफिक टेस्ट मैंने आपको बताया जो हमारे टारगेट थेरेपी के लिए रहेंगे उसके बिना ट्रीट ही नहीं करना चाहिए, शुरुआत ही नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह पर। इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं? कैंसर इज़ एन इवॉल्विंग साइंस है ना, हमारा जो साइंस है कैंसर रिसर्च का वो बढ़ते जा रहा है, रोज़ रोज़ नई टेक्नोलॉजी, नए ड्रग्स, नई थेरेपीज़ आती जा रही है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड टू बी इन। अगर हम आज से 2 साल पहले देखें तो मेरे पास कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कम दवाइयाँ थी। पिछले 2 सालों में इतनी सारी दवाइयाँ बढ़ गई है कि जो पहले हम कहते थे कि नहीं ये म्यूटेशन डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, आज उसके लिए स्पेसिफिक थेरेपी हमारे पास मौजूद है। यानी ये मैं तो पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ। अगर हम पिछले 25 साल की बात करें सन 2000 से, तो इट हैज़ गॉन अ सी चेंज। सब कुछ ही ऑलमोस्ट बदल गया है ट्रीटमेंट को लेकर के। पहले हमारे पास इसको ट्रीट करने के, डील करने के दवाइयाँ ही कम थी बिकॉज नॉलेज कम था। अभी नॉलेज जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अभी तो लोग हर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं नए और स्मार्ट ड्रग्स बनाने के लिए, जिससे के लिए इस बीमारी को हम बहुत लंबे समय तक दबा के रख सकें। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन द कमिंग ईयर्स ये जो टारगेटेड या फिर इम्यूनोथेरेपी है या प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी है, ये हमारे जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ नए हीरोज़ होंगे? मे बी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड या फिर कमिंग फ्यूचर में विल कैन वी एक्चुअली नेम इट दैट? ये तो ऑलरेडी हो चुका है। देखो जैसे मैंने कहा बहुत सर्टन डिसीजेज लाइक अभी हमारे मेलेनोमा कम देखा जाता है, लेकिन मेलेनोमा एक ज़माने पे इतनी लीथल डिसीज थी जब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। इम्यूनोथेरेपी हैज़ बीन अ गेम चेंजर देयर। द मेजॉरिटी ऑफ मेलेनोमा पेशेंट रिस्पॉन्ड वंडरफुली वेल। सेम इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन्होंने कई पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स की लाइफ बदल के रख दी है। तो दिस इज़ प्रेजेंट आज के डेट में। लेकिन क्या होता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पेशेंट्स लंग कैंसर के हैं, इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हर पेशेंट के लिए सटीक आंसर अभी तक नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो हमारे पास 50% ऑफ द पेशेंट्स जो रहेंगे उनके लिए कुछ टारगेट थेरेपी रहेगी जो एक ईजी ट्रीटमेंट हो जाता है। रेस्ट 50% के लिए सब कुछ है, टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद भी कुछ एक्शनेबल नहीं मिलता है। तो वहाँ पर लोग अभी दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ पे इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन, टारगेट इम्यूनो मिला करके देना, ये सारी रिसर्चेस चल रही है। सो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर 2 साल में, हर 3 साल में हमारे पास में और भी ये जो प्रपोर्शन है 50% वाला और श्रिंक होते जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कम रहेंगे। समय लगता है हर रिसर्च को और हर अच्छी चीज़ को आगे आने के लिए। तो आज के डेट में ये बात बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हो कि टारगेट और इम्यूनोथेरेपी आर आवर न्यू हीरोज एज फार एज लंग कैंसर इज देयर, बट इन फ्यूचर समथिंग अनप्रेसिडेंटेड में हैपन। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास एक सटीक आंसर सारे कैंसर्स के लिए भी मिल जाए। आज जब शुरू हुआ था ये, तो पहले कहते थे 4%, 10%, 20% लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास में। आज वो प्रमाण मैंने बताया 50% को क्रॉस कर चुका है। हो सकता है अगले 10-15 साल में मैं कहूँ कि 75% के पास में हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब अच्छा ऑप्शन क्या होता है, ये भी एक डिबेट का इशू है। फॉर 70-year-old अगर मैं उसको 5 साल की अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ किसी अच्छे ड्रग के साथ में टारगेट थे, तो उसके लिए इट मीन्स अ वर्ल्ड टू हिम। बट फॉर अ 20-year-old इट इज़ नॉट द सेम स्टोरी।
Absolutely. तो इसके लिए साइंस का तो कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। एंड हमें सटीक आंसर्स ऐसे ढूंढने हैं कि कैंसर जो पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे टारगेट थेरेपी पे, वो फिर से रेजिस्टेंस ना डेवलप कर पाए और फिर से अपना सर ना उठा पाए। तो हम चॉइसेस की अगर बात करें तो डू यू थिंक कि हर पेशेंट क्वालिफाई करता है या कोई क्राइटेरिया है टू बी अ पार्ट ऑफ प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी, या फिर इट्स जनरलाइज्ड कि सभी एलिजिबल होंगे उसके लिए? नहीं, देखिए आज की डेट में मैंने कहा ना कि किसी भी पेशेंट को बिना ये प्रॉपर टेस्टिंग के हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये दिस विल बी रॉन्ग फॉर द पेशेंट हिमसेल्फ कि हमने डिटेल में टेस्ट ना करके उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। एंड स्पेसिफिकली अब जैसे मैंने बताया, अगर हमें कोई म्यूटेशन मिल जाता है तो उसके लिए ड्रग्स हैं। कुछ ड्रग सस्ते हैं, कुछ ड्रग महंगे हैं, कुछ ड्रग का एक्सेस इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है। सो उसके लिए फिर आपके फिजिशियन को आपके साथ बैठ के एक प्लान बनाना होता है कि हम अपने कंस्ट्रेंट में, लॉजिस्टिक्स में ये ट्रीटमेंट को कैसे फिट कर पाएँ। इंडिया में लॉजिस्टिक्स का एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि एज यू नो दिस न्यू कैंसर ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि इंडिया में नहीं बन रहे थे। अब पेटेंट है, पेटेंट फॉरेन कंपनी के पास है, वो जिस रेट में चाहे उस रेट में बेचती रहती है अपने रिसर्च कॉस्ट निकालने, उनको भी पूरा हक है, इसलिए पेटेंट का लॉ है, राइट। सो अगर कोई पुअर पेशेंट मेरे पास आता है और उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन है कि उसको महीने की 5 लाख की दवाई लगने वाली है, तो उसके लिए क्या सर्विस कर पाऊँगा मैं? बात ये है। लेकिन यही एक चीज़ होती है कि जहाँ हमें पर्सनलाइजेशन टेक्स द अपर हैंड ओवर प्रिसीजन, वहाँ पर उस पेशेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उस पेशेंट के लिए कुछ मैं ऐसा ड्रग यूज़ करूँ जो कॉम्बिनेशन के साथ में या किसी कीमो के साथ मिला करके मैं दे दूँ, जो उसके बजट में भी बैठ जाए और उसको फ़ायदा भी कर दे। तो इस प्रकार की सोच डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाटा हॉस्पिटल से आता हूँ। 10 साल पहले मैं टाटा हॉस्पिटल में स्टूडेंट था। सो वहाँ पर हम जब बातें करते थे, आज भी वैसे ही है, आज काफ़ी मेरे टीचर्स हैं वहाँ पर, काफ़ी मेरे सीनियर्स, जूनियर्स एंड ऑल। तो एक एफर्ट हम हमेशा करते हैं कि इट इज़ अ हॉस्पिटल फॉर द मासेस। हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी हम लाइफ चेंजिंग कुछ कर पाएँ। एंड हमारा एक अलग ट्रेंड ऑफ रिसर्च चलती है जो एक अफोर्डेबल ऑप्शन दे पेशेंट्स को। ये फैंसी बातें करना बहुत आसान है प्रिसीजन में कि ये ड्रग है और सबकी लाइफ बदल जाती है, लेकिन एक्चुअली कितने लोग वो ड्रग ले पा रहे हैं? और जो नहीं ले पा रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? जिम्मेदारी तो सबके लिए है, सिर्फ एक अफोर्डेबल क्लास के लिए नहीं है। तो दैट्स वाई प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी इज़ देयर फॉर एवरीवन। इट्स जस्ट द काइंड ऑफ एफर्ट जो आप करना चाहते हैं, जो हमें एक्चुअली एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया गया है कि यू शुड नेवर गिव अप ऑन एनी पेशेंट। जो पुअरेस्ट पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स। जो एक एक्टिव रिक्रूटिंग क्लिनिकल ट्रायल ये सब कंडीशंस में हैं, जैसे बहुत सारे ट्रायल्स हैं। मैं खुद काफ़ी ट्रायल्स का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुका हूँ, मल्टीनेशनल ट्रायल्स। इसमें जो इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स हैं, टारगेट थेरेपी, जो अफोर्ड कभी कर ही नहीं पाएंगे पुअर पेशेंट्स, वो उनको एक्सेस मिल जाता है थ्रू दैट ट्रायल, अगर वो उसमें क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो। और ऐसा एक नेटवर्क हमने ऑल अक्रॉस इंडिया बना रखा है कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं एंड उनके पास में कोई रिक्रूटिंग ट्रायल है, सो वी जस्ट कॉल देम अप, हमारे पास ये एलिजिबल पेशेंट है एंड ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है दवाई, आपके पास में अगर ट्रायल में ऐसा होता है, ये यूएस में रूटीनली होता है, यूरोप में रूटीनली होता है, इंडिया में भी लकीली अभी ये चीज़ें होने लग गई हैं। तो इससे और बहुत पेशेंट्स का फ़ायदा हो गया। तो आई थिंक ना सिर्फ पेशेंट्स का, आई होप आपकी इस बात से डॉक्टर्स को भी थोड़ा इंस्पायर्ड फील हो टू वर्क टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ देयर पेशेंट्स, एंड ऑल्सो अ रिक्वेस्ट टू probably reach out to you or anyone who is willing to do well for the society in general. तो हम क्योंकि पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल, तो ये इंडिया में हम जब बोलते हैं कि एडवांस स्टेज का कैंसर है, तो ये पेशेंट की रियल लाइफ में एग्जैक्टली कैसा है? हाउ इज इट अफेक्टिंग हिम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डायग्नोसिस होता है ना, कैंसर का डायग्नोसिस किसी भी इंसान के लिए बहुत ही कहेंगे रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ चीज़ होती है। उसके बाद दुनिया बदल जाती है एक सिंगल लाइन के बाद में कि आपको कैंसर है। स्टेज वेज तो सब साइड में है, बाद में स्टेज वेज पे आता है, लेकिन वो एक डायग्नोसिस ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है उसके साथ में और बहुत डर है। डर हम किस चीज़ से डरते हैं? जो चीज़ हमें पूरी पता नहीं है, फियर ऑफ अननोन कहते हैं ना। तो अगर हम जान जाएं उस चीज़ को कम्प्लीटली, सो वो डर अपने आप कम हो जाता है। तो हमारा काम यही होता है, पहले बार जब पेशेंट आया तो पहले उसको देखो कि स्टेज क्या है, क्यूरेटिव है,
कि क्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्टेज 4 है, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टेज 4 और एडवांस कैंसर्स डील करता हूँ। तो पहला तो वो रहता है कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा, क्यूरेटिव में जाएगा या इसमें जाएगा, स्टेज 4 का जो ट्रीटमेंट हमारा प्रिसीजन वाला उसमें जाएगा। अगर इधर जा रहा है स्टेज 4 की तरफ, तो फिर पेशेंट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसको समझाते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ थेरेपी। गोल्स ऑफ थेरेपी बहुत आसान है। देखिए, लाइफ एंड डेथ इज़ इन नो वंस हैंड्स। हम Absolutely. कोई भी अगर ये क्लेम करे कि मैं क्योर कर दूंगा, ठीक है आप क्योर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली व्हेन समवन इज गोइंग टू डाई, नो वन कैन टेल। सो पहली चीज़ तो आज से 25 साल पहले से लोग कहते थे कि कैंसर हो गया 6 महीने में पेशेंट मर जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज, राइट। अभी तो ये ऐसा कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि ट्रीटमेंट हमारे स्टेज 4 वाले भी 5-5 साल कंप्लीट कर रहे हैं, एंड होपफुली फ्यूचर में 10 साल भी कंप्लीट करेंगे बियॉन्ड स्टेज 4 ऑल्सो। सो पेशेंट्स के साथ में कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपको उन्हें समझाना पड़ता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज़, अगर ये स्टेज 4 में आ गया है हम इसे मैनेज करेंगे और रियलिस्टिक गोल्स रखेंगे। रियलिस्टिक गोल्स यानी अगर आप यूजुअली 3-4 महीने की तकलीफ रहती है पेशेंट को, जब वो आता है, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, सो उनको हम यही बताते हैं कि आप 4 महीने पहले सोचिए आप कैसे थे। तो आइडिया वो है कि हमें वहाँ पहुँचना है। अगर 4 महीने में उस कंडीशन से, नॉर्मल आप वर्किंग कंडीशन में थे, वहाँ से ये कंडीशन में आए हो, तो कम से कम आप हमें 1 महीना तो दे सकते हैं। 1 महीने में हमारा टारगेट रहेगा या 2 महीने में टारगेट रहेगा कि उस कंडीशन में वापस हम पहुँच जाएँ, और वहाँ पहुँचने के बाद में हम आपको एक स्टेबल लाइफ देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत यानी क्लीशे सी चीज़ है, हर कोई कहता है कैंसर इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं होता, हाइपरटेंशन भी कभी क्योर नहीं होता। हम आराम से गोली खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। कैंसर को क्यों लेते हैं? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, इतना रिसर्च पहले था नहीं, तो इतने अच्छे ऑप्शंस अब थे नहीं, अब आ गए। दूसरा, साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के, जैसे कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स सुन के आज भी लोग डर जाते हैं, जबकि आज तो बहुत कम हो गए। हमारे पास सपोर्टिव केयर बड़ी शानदार है, तो हम तो वॉमिटिंग भी नहीं होने देते, और हम बहुत ज़्यादा ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं होने देते विद कीमोथेरेपी। बट टारगेट और इम्यूनो के तो उतने ज़्यादा है भी नहीं। सो साइड इफ़ेक्ट्स। थर्ड, कॉस्ट ऑफ थेरेपी। इफ़ यू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल वो भी हम कम कर सकते हैं, एंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अगर सेट कर ली जाए तो कैंसर, स्टेज 4 कैंसर भी उतनी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। हम उसे एक क्रॉनिक डिसीज़ के माइंडसेट से मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं ज़्यादातर स्टेज 4 ही देखता हूँ, और हर ऑर्गन के, रीनल, लंग, ब्रेस्ट, एवरीवेयर। एंड यू हैव टू नो कि आपके रियलिस्टिक गोल्स क्या है। कोई ये कहेंगे मैं स्टेज 4 क्योर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो अभी देखिए ऐसा है कि दैट इज़ एन अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल काइंड ऑफ एन अप्रोच। हम रियलिस्टिक गोल रखेंगे कि हम कैंसर का बर्डन कम कर देंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैंसर डायग्नोसिस के पहले थी या सिम्टम आने के पहले थी, वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पर मेंटेनेंस के थ्रू अभी जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, टारगेट थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, इनके कॉम्बिनेशंस हैं, इससे हम मेंटेन करके रखते हैं। एंड देन ऑलमाइटी के हाथ में है सब कुछ कि कौन कितना जिएगा, नो वन कैन टेल। समटाइम्स वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज विद द चीपेस्ट ऑफ द ड्रग्स, सिंपलेस्ट ऑफ द ड्रग्स, देन नो वन नोज किस पे क्या काम करेगा। एफर्ट करना हमारा काम है, एंड रिजल्ट्स जो मिलते हैं उससे समटाइम्स वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड। सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल दैट स्टेज 4 हो गया, नहीं अभी तो कुछ करना नहीं है, करने जैसा बहुत कुछ करने जैसा है। वही एक एरिया है जहाँ पर हम इस स्टेज तक भी पहुँच गए हैं कि काफ़ी डिसीजेज ज़ीरो पे आ जाती हैं, स्कैन्स भी पिकअप नहीं कर पाते हैं, एंड देन पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल अपने वर्क पे जा सकता है। ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हो चुकी है। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर ऑल ऑफ दिस। और मुझे लगता है जो आपने पॉइंट बोला कि हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि हैं वो भी क्रॉनिक डिजीजेज ही, दैट ऑल्सो किल्स, एंड बहुत ही डेडली वो है डिजीजेज, और इंडिया में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैंसर को हमने, जैसे आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, तो पर्टिकुलरली इन विमेन जब कीमोथेरेपी होता है, पहले तो आई रिमेंबर कि बहुत लोग बोलते थे क्योंकि कैंसर हुआ तो हेयर फॉल हो रहा है, बल्कि इट वाज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, इट वाज नॉट द कैंसर इन इटसेल्फ। और हमने ना ये चीज़ों को मूवीज़ में और इन सब में देख देख के शायद ज़्यादा अनरियलिस्टिक हाइप क्रिएट कर दी है। बट आई थिंक इफ़ पीपल अंडरस्टैंड कि क्या है एग्जैक्टली, तो वो उसको बिल्कुल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले मेथड से लेके ही करवा लेंगे। एटलीस्ट मेरा तो माइंडसेट वही रहता है पेशेंट को ट्रीट करते वक्त
एंड वही माइंडसेट मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ पेशेंट के भी माइंड में. एंड जो पेशेंट इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दे एक्चुअली एंड अप हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये जो एडवांस्ड केसेस की आप बात करते हो, इनमें हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या होता है? मतलब आर वी लुकिंग एट द सिम्टम रिलीफ या फिर हम कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की एग्जैक्टली. तरफ सो देख रहे हैं? दोनों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर हूँ कि एवरी कैंसर इज अ सिस्टमिक डिसीज. स्टेज 1 2 3 4 हमने बनाया, ठीक है, गॉड ने नहीं बनाया. Correct. भगवान नहीं बोलता कि स्टेज 1 और 2 क्योर होगा, 3 और 4 नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक होता है डॉक्टर्स में भी कि इट इज़ जस्ट लाइक 1 4 है, नहीं नहीं इसका तो कुछ नहीं कर सकते. अल्टीमेटली दैट इज़ द चैलेंज, दैट आप अगर उसको कवर करो अपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में, कुछ ढूंढ के निकालो उसमें वर्केबल एंड ट्राई टू फिक्स इट. अगर आपने उसको फिक्स कर दिया स्टेज 4 को भी, तो कई स्टेज 4 लंबा जी लेंगे. जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 पेशेंट्स हम कहते हैं कि ज़्यादातर क्योर हो रहे हैं विद सर्जरी एंड रेडिएशन एंड क्यूरेटिव मेजर्स. बहुत सारे स्टेज 4 भी ऐसे हैं जो जिनको रिस्पॉन्स आ गया इम्यूनोथेरेपी से, जिसको रिस्पॉन्स आ गया है हमारे नए टारगेटेड थेरेपीज से. सो quest is actually to find those patients, to fix their problem. And the first thing is symptom control. Obviously, cancer symptoms are unpleasant, no one wants it. So, a good clinical physician will actually focus on symptom control for first 10-15 days. हमारा टारगेट होता है पहले 15-20 दिन में या महीने भर में ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स हम कवर कर लें थ्रू अवर मेडिसिन, थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट एज वेल एज थ्रू सपोर्टिव केयर. दोनों चीज़ें, किसी को पेन है तो पेन किलर देंगे, किसी को अगर कैंसर की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे और कैंसर ट्रीटमेंट भी देंगे. ट्रीटमेंट से कैंसर सेल्स कम होंगे तो अपने आप सारे सिम्टम्स कम होना चालू हो जाते हैं. एंड ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए भी कवर करने के लिए कुछ मैं मेडिसिन दूंगा जिसको हम सपोर्टिव केयर कहते हैं, जिसके लिए मैं सेफली ट्रीटमेंट दे सकूं. तो दिस इज द इमीडिएट गोल, सिम्टम कंट्रोल. क्वालिटी ऑफ लाइफ कम सेकेंड स्टेप इज अब मेरा पेशेंट वापस काम पे जाना चाहिए, उस लायक उसको बनाना है. तो डिसीज़ बर्डन इतना कम हो जाए कि उसको अच्छा लगने लगे, उसका वेट वापस गेन होना चालू हो जाए एंड ही विल फील फंक्शनल. तो ऑब्वियसली ज़्यादातर मेरे बहुत सारे पेशेंट वापस जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जो काम कर लेते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो करते करते कीमो लगाते लगाते भी कभी उन्होंने अपना जॉब नहीं छोड़ा. रियली सरप्राइज्ड. देर आर मेनी पेशेंट्स लाइक दैट. आई कैन जस्ट कीप ऑन काउंटिंग देम. एंड थर्ड इज स्कैन दर स्कैन. हम हर 3 महीने में ऑन एन एवरेज स्कैन करते हैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स चलता रहा तो. सो पर्सनली मेरा तो ये टारगेट रहता है कि मैं डिसीज़ को जितना कट डाउन कर पाऊँ थ्रू वेरियस कॉम्बिनेशन. मैं काफ़ी कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ. ऑब्वियसली पहले तो गाइडलाइन बेस्ड थेरेपी देते हैं हम, लेकिन उसके बाद में भी कुछ ना कुछ देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर पर्सनलाइजेशन. सो उसको जितना हम नीचे ला दें, ट्यूमर बर्डन को जितना अगर जीरो पे ही ला पाए या नियर जीरो कर दें. और वो एक चीज़ है कि बॉडी में कैंसर सेल तो है, लेकिन वो पेशेंट को तंग करने लायक इतने बड़े ज़्यादा संख्या में नहीं है, और उसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा. दैट इज़ द रियल चैलेंज. उसको अगर हम मेंटेन करने लग गए थ्रू आवर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थेरेपीज एंड ऑल, सो देन गॉड इज काइंड, पेशेंट लिव फॉर मंथ्स और ईयर्स एंड वी जस्ट कीप ऑन काउंटिंग एंड everyone is happy. It's a good story for everyone if we can achieve that kind of a thing. अभी जैसे हमारे पास में नए थेरेपीज़ आ रहे हैं, तो हमारे पास में नए नए टूल्स आते जा रहे हैं, नए नए वेपन्स आते जा रहे हैं इस डिसीज़ को काबू करने के लिए. 5 साल पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, 10 साल पहले और भी कम था, 15 साल पहले तो बहुत ही होपलेस फील्ड थी जिस वक्त मैंने इसमें कदम रखा था. बट आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज to solve the unsolvable. Cancer has always been a very, very difficult problem to solve. But every difficult problem has been solved through research, through efforts, and things take time. कैंसर को भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा हमें डिकोड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए. अभी तक भी सॉल्व हुआ नहीं है, बट वी हैव फाउंड गुड आंसर्स फॉर लॉट ऑफ डिसीजेज. एटलीस्ट वो जो होपलेस सिचुएशन था कि अभी हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड अगले 5-10 साल में और भी नई चीज़ें आ रही है. सेल थेरेपीज़ आ रही है, कार टी सेल आ रहा है, फिर जीन थेरेपीज़ आ रही है, इन सब के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं. इम्यूनोथेरेपी हमने सिर्फ अभी एक छोटा सा टिप ऑफ आइसबर्ग एक्सप्लॉइट किया है. इम्यूनोथेरेपी बहुत बड़ी चीज़ है. If everything comes into play, then we will find very, very solid answers. At least I am very hopeful for that. एंड आई थिंक आपकी होप इज़ वेरी कंटेजियस. आई होप हमारे लिसनर्स को एंड व्यूअर्स को भी ये होप मिले
anyone who's supporting someone with cancer. और क्योंकि मैं फैमिलीज़ पे आई हूँ तो आई वुड वांट टू नो कि इंडिया में तो लोगों को बहुत ऐसे अजीब और डिफ़िकल्ट डाउट्स या मिथ्स लेके वो आपके पास आते होंगे, बट मुझे लगता है कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि क्या पता कोई और ऐसा है जिसको सेम डाउट हो तो जो Right. आपके थ्रू एड्रेस हो जाए. सो ऐसे कौन से कोई मिथ्स या डाउट्स हैं जो पेशेंट्स लाते हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बायोप्सी से शुरू होता है. आज भी मुझे पेशेंट ने पूछा, सर बायोप्सी करेंगे तो तेजी से बढ़ेगा कैंसर. सो अरे दिस इज द बिगेस्ट मिथ एंड यस आई सेड यस, बायोप्सी करेंगे और अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो तेजी से बढ़ेगा. बायोप्सी करके हमारा तो टारगेट होता है, हमारा तो डेडिकेट कैंसर सेंटर जैसा एक अलग से पूरा सभी कुछ है हमारे पास में. पेट स्कैन है, बायोप्सी है, हिस्टोपैथ है, सब कुछ है, सारा कुछ अंडर वन रूफ है. सो हमारे यहाँ 5 दिन में रिपोर्ट आ जाती है बायोप्सी की. 6वें दिन से मैं ट्रीटमेंट चालू कर देता हूँ. बोले इतना शॉर्ट टाइम हम कैंसर को दे रहे हैं बढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ तो बायोप्सी से कैंसर नहीं बढ़ता है. पहली मिथ तो यहाँ बस्ट हो गई. दूसरी मिथ ये होती है कि कैंसर क्या कंटेजियस है, कि बच्चों को ना फैल जाए. कोई प्रेग्नेंट लेडी घर में है तो उस पर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़ जाए अगर किसी को कैंसर है घर में. तो ये सारी चीज़ें हैं. देखिए कोई भी, जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ को हम समझते नहीं उससे बहुत डरते हैं. तो हमारा काम है, इट्स अ फिजिशियंस जॉब, ये मेरा काम है कि पेशेंट को उसके रिलेटिव को समझा करके जो भी सारी मिथ्स है वो सारी मैं क्लियर करूँ थ्रू साइंस. एंड वॉट एवर दे हैव अ राइट टू नो एंड दे हैव इन माई चेम्बर, दे हैव राइट टू आस्क मी 500 क्वेश्चंस. जब तक उनके क्वेश्चन खत्म नहीं होते मैं उनके जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है. एक बार में आपने इतना समय दे दिया तो आगे फिर सारा ट्रीटमेंट स्मूथ हो जाता है. बिल्कुल. आई थिंक सारे डॉक्टर्स अगर ये करना शुरू कर दे तो आधे मिथ्स क्लियर अपने आप ही हो जाएंगे. तो एक डाउट है मुझे, रियलिस्टिकली हमने अभी स्मोकिंग, पोल्यूशन, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इतना कंस्ट्रक्शन है ऑल ओवर इंडिया, इस सब के बारे में बात किया. तो रियलिस्टिकली हाउ पॉसिबल इट इज़ टू प्रिवेंट और लाइक कीप योर सेल्फ सेफ गार्डेड फ्रॉम लंग कैंसर? या राइट. सो देखो, ऐसा कोई 100% तो कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम कोई भी कैंसर प्रिवेंट कर सके. बिकॉज कैंसर अल्टीमेटली क्या है, हमारे सेल्स के जो चेंजेस होते हैं, जो डिवीजन होता है, म्यूटेशन होता है, एक माइनर सा उसमें अगर ब्रेक फेल हो गया तो कैंसर हो जाएगा. सो रिसर्च बहुत कुछ है, हमें रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे पता हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमें नहीं पता है. तो अब जो पता ही नहीं है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे. सो यहाँ पर दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि अर्ली डिटेक्शन. बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ एनी क्रॉनिक सिम्टम लाइक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑल. अगर कट डाउन करना है रिस्क को, यस, आप पॉल्यूशन से दूर रहें, सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहे, पैसिव स्मोकिंग से दूर रहे. आप ऐसे अगर सिस्टम में हैं जहाँ पे आपके फ्रेंड स्मोक करे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उनको तो मना करिए, बट अगर वो नहीं मान रहे तो आप उनसे दूर रहिए थोड़ा सा. तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू हार्म यू, राइट. सो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेना है जिससे हमारी रिस्क कट डाउन हो जाएगी. लेकिन एब्सोल्यूट जीरो तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कैंसर अल्टीमेटली इज अ लाइफस्टाइल डिसीज एंड इट्स ज़्यादातर इसमें कॉजेज ही नहीं पता है हमारे को. हम एक रिएक्शनरी फेज में है कि जो मिला उसको फिक्स करना है. वो हुआ क्यों है अगर पता लग जाएगा तो जितना अच्छा सोल्यूशन हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का हो गया है, आज से 200 साल पहले नहीं था ना. कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं थी. लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम थी. वो तो हमने इन्फेक्शंस कंट्रोल किए, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ती जा रही है. कार्डियक का जब रिसर्च हुआ, और कार्डियक का साइंस में तो सबको कहते हो कार्डियक साइंस इज मच मोर एडवांस देन कैंसर साइंस राइट नाउ. वी आर लैगिंग बिहाइंड बिग टाइम. सो कार्डियक में बाईपास कर देते हैं, अभी तो आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की बातें चल रही है, ये सारी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, राइट. वैसे ही कैंसर में भी अगले 10-20 सालों में ऐसे सॉलिड आंसर्स आ ही जाएंगे. एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एंड वी आर वेरी होपफुल इन दैट. एंड प्रिवेंट, यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. Early detection is better than late detection, but unfortunately lung is that kind of an organ which is internal. So इसमें despite all the efforts, early detection या prevention difficult ही रहेगा, हमेशा ही difficult रहेगा. हम एकदम clean environment में भी रहें तो कुछ ऐसे causes भी हैं जिसमें without नॉन स्मोकर्स को भी बहुत कैंसर होता है because of mutations and all. अब वो म्यूटेशन होते क्यों हैं, इस पर भी रिसर्च चल रही है, किसी के पास सॉलिड आंसर है नहीं. बच्चे लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों को भी कैंसर पाया जाता है, कुछ लोगों को ब्लड कैंसर्स पाया जाता है, कुछ लोगों को सार्कोमास पाए जाते हैं. तो उनको ऐसा क्या एक्सपोजर हो गया. तो अल्टीमेटली जीन में कोई डिफेक्ट है ये हमने पता कर लिया, वहाँ तक हमारा रिसर्च पहुँच गया. वो जीन का डिफेक्ट क्यों हो रहा है, उसको बचाना कैसे है, ये एक नेक्स्ट फ्रंटियर रहेगा.
रिसर्च उसमें भी चल रही है. लेट अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दैट. I think it will be a very interesting research that will happen, और आधे solution ही आ जाएंगे आई थिंक उस रिसर्च से, स्पेशली इन लोगों में जो नॉन स्मोकर्स होंगे. बट टॉकिंग, सिंस we're emphasizing on नॉन स्मोकर्स इतना, तो हम अपने तरफ से कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट for not only people who smoke but as well as non-smokers or probably passive smokers? Yeah, right. So screening as a modality is used not in patients. Screening तो healthy individual के लिए रहता है, जिसको कोई सिम्टम नहीं है उसके लिए स्क्रीनिंग होता है बाय डेफिनेशन. अब स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो होते हैं उससे कुछ ऐसे साइड इफेक्ट ना हो जाए कि जिससे कैंसर बढ़ जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आप बार बार सीटी स्कैन किसी का करा रहे हैं तो उससे अननेसेसरी रेडिएशन तो जाएगा ही, एंड रेडिएशन इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ कैंसर. सो इसीलिए जब भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट बनाया जाता है वो मासेस के लिए बनाया जाता है, उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है, एंड जिससे कोई हार्म ना हो किसी पॉपुलेशन, क्योंकि आप वो पूरे पॉपुलेशन रोल आउट करने वाले हो. तो ऐसी चीज़ें हैं. अब अनफॉर्चुनेटली हम स्कैन करेंगे, रेडिएशन जाएगा, तो उसी सबसेट में करना है जहाँ हमारे पिकअप रेट ज़्यादा हो, जहाँ पर, इसीलिए जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस भी लंग कैंसर की है वो क्रॉनिक स्मोकर्स एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर एज है. ऐसा हर किसी के लिए 20 साल से अगर कोई स्कैन करना चालू करेगा रोज हर साल अपना, तो ऑब्वियसली 45 ईयर्स तक उसको कैंसर, या 50 ईयर्स तक उसको किसी ना किसी कारण से कैंसर हो जाएगा. टू मच ऑफ एक्सेसिव रेडिएशन विल गो. सो साइंस इज नॉट येट देयर. पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सर्टन ब्लड टेस्ट. अब ये भी बहुत सारी मिथ्स है इसको लेकर के, और बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स भी है. कुछ जेन्युइन रिसर्च भी चल रही है कि ब्लड में हम चेक करके बता दें कि कोई सिर्फ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, बट एवरीथिंग इज़ इन प्रिलिमिनरी स्टेज. अभी इस सारी चीज़ों को वक्त है आने में. हो सकता है ऐसा कोई टेस्ट ही आ जाए जिससे हमें पता लगे. वी कैन ऑलवेज बी होपफुल. राइट. आपने होप की बात की है, तो अगर आज इन पर्टिकुलर इंडिया में कोई हमारा व्यूअर है या लिसनर है या फैमिली है जिनके उसमें कोई डायग्नोज हुआ है विद एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर, डू यू हैव अ मैसेज फॉर दैट पर्सन? राइट. सो अल्टीमेटली कैंसर इज समथिंग विच इज़ इनएविटेबल. इनएविटेबल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी लाइफस्टाइल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक चीज़ होती है. हमारे कंट्री में भी मोर देन 70 ईयर्स हो चुकी है. तो एज पीपल आर लिविंग लॉन्गर, जब हम ज़्यादा जी रहे हैं तो उसमें कैंसर का प्रमाण तो बढ़ेगा, लेकिन वो कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई डेथ सेंटेंस नहीं है. इवन स्टेज 4 भी है, एडवांस से एडवांस भी डायग्नोज हुआ है. उसमें एवरी डार्क क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग. उसमें आपको सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है. आपको ढूंढना है कि इसको हम बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, थ्रू प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, थ्रू इम्यूनोथेरेपी, थ्रू वॉट एवर इट टेक्स. बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करने की ज़रूरत है, रादर देन बीइंग स्कैर्ड एंड बीइंग अफ्रेड. जब हम डरते किसी चीज़ से तो वो चीज़ हावी हो जाती है. जब हम उसका मुकाबला करते हैं विद द बैकिंग ऑफ साइंस, सो दैट गिव्स अस द बेस्ट चांस. एंड अल्टीमेटली देखो, आपने कैंसर क्योर भी कर लिया, बट आखिरी में कैंसर इज नॉट द ओनली थिंग विच किल्स. This we should always remember when we are focusing too much on cancer and death. We should always remember कि cancer is not the only thing which kills, and not every cancer kills. That is also true. That now we are finding good answers. So there is a ray of hope, and एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है. एक हमारा जो सोशल ग्रुप होता है, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, केयर गिवर्स, इनमें जब ये अवेयरनेस आ जाती है कि दिस इज जस्ट अ क्रॉनिक डिसीज, सो इसको स्टिग्मेटाइज अगर हम ना करें, ऑनेस्टली पढ़े उसके बारे में. अभी बाय वर्च्यू ऑफ अभी जो AI का रिवॉल्यूशन आया, चैट GPT एंड ऑल, दे आर गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन. लोग इरिटेट जरूर होते हैं कि यार गूगल पढ़ के आ गया, मुझे बता रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स आई हियर डेली. बट आई ऑलवेज टेल दैट नाउ द क्वेश्चंस आर वाइजर आफ्टर समवन इज कमिंग विथ AI एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उनको जवाब देना आसान हो जाता है क्योंकि थोड़ा लॉजिकल कन्वर्सेशन होता है. ये जो मिथ्स वगैरह है तो क्लियर आपको दिख भी जाएगा. आप डालोगे चैट GPT में सारी जो आपने मिथ्स पूछी ना, वो क्लियर उसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही है, हमें एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमेशा रखना है, नॉट ओनली इन कैंसर बट एज अ लाइफ ओवरऑल. एंड उसको उस प्रकार से डील करेंगे तो, एंड हैव फेथ इन द सिस्टम, हैव फेथ इन द केयर गिवर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. And faith in the science as well, because science is something which is undeniable. So my last question to you would be कि future में coming down next 5 or 10 years in line, ऐसी कोई एक advancement in cancer that you personally would want कि Right. हो जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी हमने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया है. एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, खाली 2-4 ऐसे टारगेट्स और ड्रग्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं.
एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम और ये जानते जा रहे हैं कि अल्टीमेटली द इम्यून थ्योरी ऑफ कैंसर हैज़ टेकन प्रेसिडेंस। तो अभी इसमें जो भी चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे 100 में से 20% पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी वर्क्स लाइक मैजिक, लिटरली इतना अच्छा हो गया है अभी, स्पेशली अगर हम लंग की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड भी ऐसा ही है। बाकी 80% का क्या, बाकी 80% के लिए कुछ ऐसा हम करें कि वो भी इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करना चालू कर दें। तो रिसर्च चली रही है उस पर, टू मेक समथिंग विच इज़ अनरिस्पॉन्सिव इनटू समथिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिव थ्रू सर्टन मेजर्स। बहुत सारी चीज़ें चल रही, तो अभी ये चीज़ आने ही वाली है। आई एम अवेयर ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑल। सो हमें तो पता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में किस हद तक हम सोच रहे हैं, और जितनी हमारी सोच रहेगी उतने कल को हमें रिजल्ट मिलेंगे। हम आज सोचेंगे ही नहीं तो अल्टीमेटली आगे वो रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले हैं। सो बिगेस्ट होप इज़ विथ इम्यूनोथेरेपी एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशन करके एक होली ग्रेल जिसको बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, वो ये है कि हम उस स्टेज पे पहुंच पाए जब हम स्टेज 4 कैंसर को भी क्योर कर पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। Right. I think you've ended it on a very beautiful note. So thank you so much for थैंक यू। raising this awareness.